गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। आपने कुछ और सुना हो या ना सुना हो, पर ये दोहा जरूर सुना होगा। और ये हमारे गुरुओं के बारे में कहा जाता है। ये कबीरदास का दोहा है। इसी तरीके से कबीरदास जी का एक और दोहा है जो हमारे गुरु के बारे में, और बहुत ही अच्छा दोहा है, जिसमें कहा गया है कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। इसका मतलब ये है कि सब पृथ्वी को कागज कर दूं, मतलब जितनी पृथ्वी है ना उसको मैं कागज बना दूं। और इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी जंगल है, उन सारे जंगल को कलम बना दूं, और सातों समुद्र को स्याही बना दूं। उसके बाद भी अगर मैं गुरु के गुण लिखने जाऊं, गुरु की तारीफ लिखने जाऊं, तो लिख नहीं पाऊंगा। ऐसा कबीरदास जी का मानना था। पर क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीजें सही हैं? एक समय ऐसा था कि अगर गुरु गुरु दक्षिणा मांगता है तो उनका शिष्य अपना अंगूठा काट के दे देता है। एक समय ऐसा है कि अगर गुरु थोड़ा सा बोल देता है तो उनका शिष्य बंदूक लेकर के स्कूल में पहुंच जाता है, उन्हें मारने के लिए, उन्हें डराने धमकाने के लिए। दोस्तों, केरल के त्रिशूर जिले से एक घटना निकल के आ रही है। यहाँ पे एक कॉलेज है, एक स्कूल है, जिसका नाम है विवेकोदयम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पे पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था जिसका नाम था जगन। तो इसने क्या किया है, इसका स्कूल छूट गया, तो इसको कुछ टीचरों से प्रॉब्लम थी, द्वेष था, जलन थी, ईर्ष्या थी, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये धमकाने के लिए उनको, अच्छा इसने जो फायरिंग की, इसने हवा में फायरिंग की है जगन ने। इसकी वजह से किसी भी टीचर को नुकसान नहीं हुआ है, तो इसने हवा में फायरिंग की और ये स्कूल में घुस जाता है, बंदूक लेकर के, पिस्टल लेकर के, और सीधा स्टाफ रूम की तरफ बढ़ता है। और स्टाफ रूम में जहाँ शिक्षक बैठे रहते हैं सारे, वहाँ पे हवा में फायरिंग करता है, 3 बार फायरिंग करता है। फिर जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है स्कूल के द्वारा, स्कूल प्रबंधन के द्वारा, तो जब पुलिस आती है इनको पकड़ती है, तो जगन नाम से इनकी पहचान होती है कि जगन नाम के व्यक्ति हैं, और यहाँ पे ये पढ़ते थे, स्टूडेंट थे ये। और फिर कुछ कारणों से इनको निकाल दिया गया था। तो जब इनके माता पिता से बात की जाती है जगन के, तो इनके माता पिता ये बता रहे हैं कि मानसिक रूप से समस्याओं से ग्रसित है, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है, और इसका दिमाग उतना ठीक नहीं है। इसी नाते ये ऐसी हरकत कर रहा है, और इसके पहले इस स्कूल में पढ़ता था, और इसकी समस्याओं के नाते, इसके मानसिक दिक्कतों के नाते इसको इस स्कूल से निकाला गया था। इनको हमने ड्रॉप आउट कर लिया था ताकि यहाँ पे पढ़े नहीं, क्योंकि और भी लोग को दिक्कत हो रही थी। तो वही द्वेष में आके, आवेश में आके ये स्टूडेंट फिर से अपने स्कूल में जाता है जहाँ ये पहले पढ़ रहा था। अब वहाँ पे, जहाँ पे स्टाफ रूम में सारे शिक्षक बैठे होते हैं, वहाँ पे हवा में फायरिंग करता है। अच्छी बात यह है कि किसी भी शिक्षक को नुकसान नहीं हुआ है, सबके सब सेफ है। पुलिस ने इनको पकड़ भी लिया, इनके माता पिता से भी बात की। और ये जो पिस्टल इनको मिली थी वो आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और इनकी उम्र अभी 18 साल ही है, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है इनकी। पर इशू ये नहीं है, इशू ये कि ऐसी चीज़ें होना कितना सही है। मतलब एक शिक्षक है जो हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए काम कर रहा है, और हम उसके खिलाफ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। चलिए, मैंने मान लिया कि मानसिक रूप से पीड़ित है, तो थोड़ी-सी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि हम इनके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दें। थोड़ी माता-पिता की ज़िम्मेदारी बनती है, थोड़ा-सा स्कूल प्रबंधन जो था, अब वहाँ पे बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड, कम से कम उनको देखना चाहिए ना कि बच्चा ये पूर्व छात्र रह चुका है, तो वो किस काम से आया है, एक आध 2 बात पूछनी चाहिए थी। या फिर जब स्कूल में एंट्री किया है, तब वहाँ पे इसको चेक करना चाहिए था कि भाई पूर्व छात्र हो, क्या दिक्कत है बताओ, बाहर इसका निपटान किया जाए। आपको स्टाफ रूम में चला जा रहा है बिना किसी रोक-टोक के, तो कुछ हद तक स्कूल की भी ज़िम्मेदारी है, कुछ हद तक माँ-बाप की भी ज़िम्मेदारी है कि जब उनको पता है बच्चा मानसिक रूप से अस्थिर है, तो थोड़ा-सा उनको ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की घटना। और फिर पिस्टल मिल जाना उसको, फिर ज़ाहिर-सी बात है कि लापरवाही की चीज़ ही देखने को मिल रही है। अब इन्होंने हवा में फायरिंग की जगह ने, तो चलो ठीक है, भगवान ना करे कि किसी को गोली लग जाती या फिर अनहोनी हो जाती। चलो मान लिया कि ये जानबूझ के नहीं गोली मारते, लेकिन अनजाने में ही लग जाती, तो उसका क्या होता? हो सकता है कि वो टीचर जो थे, वो अपने घर पे अकेले कमाने वाले थे। तो फिर ऐसी चीज़ें कैसे बर्दाश्त की जा सकती हैं? अगर उनकी जान चल जाती, भगवान ना करे किसी भी एक टीचर की जान चल जाती है, किसी भी एक व्यक्ति की जान चली जाती, तो फिर ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। अगर ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो इनका इलाज चल ही रहा होगा, तो हमें थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ऐसे लोग के ऊपर। यहाँ पे घर वालों की भी ज़िम्मेदारी है, स्कूल वालों की भी ज़िम्मेदारी। जब स्कूल से इनको निकाला गया था या ड्रॉप आउट कराया गया था इनके माँ-बाप के द्वारा, तो स्कूल वालों को ये इन्फॉर्मेशन दी गई होगी ना कि इनका इलाज चल रहा है और मानसिक रूप से ये ठीक नहीं है उतना। तो वो सारी चीज़ें स्कूल वालों को भी ध्यान देनी चाहिए थी और घर वालों को भी ध्यान देनी चाहिए थी, दोनों की बराबर गलती है। हालाँकि सबके सब सेफ है, और शुरू में मैंने आपको दोहा सुनाया ना, गुरु गोविंद दो खड़े। इस तरीके के दोहे ना आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये तो गुरु के ऊपर हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे दोहे हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो, अगर आपने कहीं पढ़ा लिखा हो इसके बारे में। वैसे मुझे वो दोहा बहुत अच्छा लगता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो एक होता है ना टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन। कई बार ऐसे शिक्षक मिल जाते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। मुझे याद है, मैं 11th और 12th में जब पढ़ रहा था ना, तो मुझे 2-3 टीचर ऐसे मिले थे जो मेरे बहुत सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मतलब मैं बता भी नहीं सकता। यहाँ तक कि एक बार ऐसे बात हो रही थी सर से, तो मैंने कह दिया कि सर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए कोचिंग छोड़ दी। तो सर मेरे से पूछ रहे कि कितना फीस होती है बताओ, मैं दे दूँगा और तुम पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो यार वो चीज़, मतलब टीचर होता है ना कि आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी भी दाँव पे लगा सकता है, अगर अच्छे टीचर मिल जाते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, बच्चों को टॉर्चर करते हैं, मारते-पीटते हैं, तो ऐसे लेकिन बहुत कम टीचर देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना कि माँ-बाप के बाद सबसे ज़्यादा जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें सिखाता है, वो टीचर ही है।
कहा जाता है कि माँ-बाप पहले गुरु हैं, उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं तो वही हमारे अच्छे टीचर हैं, वही हमें बताते हैं कि कौन भगवान है, हमें किसकी पूजा करनी है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो सारी चीज़ें हमें टीचर ही बताता है, वो सारी चीज़ें हम स्कूल से ही सीखते हैं। तो इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है। ये रहा आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। बात करें तेल प्रदूषण क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या हैं? भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है? ये जीएस 3 का क्वेश्चन है और यूपीएससी 2023 में पूछा गया है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितना आप लोग को दिया जाता है, अगर सच में आप उतना प्रैक्टिस कर लो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूपीएससी रुकने वाला है, किसी भी हाल में। यार एक तो ये प्रैक्टिस के लिए हो गया क्वेश्चन, दूसरा आपको टेलीग्राम पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजा जाता है और उसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाता है। इसका मॉडल आंसर मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि पीवाईक्यू है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कल या परसों मैंने एक क्वेश्चन भेजा था और उसके बारे में 2021 में भी पूछा गया था, ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन था 2021 में पूछा गया था कि हाल ही में घटित ज्वालामुखी की वैश्विक घटनाओं को उदाहरण देते हुए इसके प्रभाव के बारे में बताइए। और आपको याद हो कि उसके उससे ही जुड़ा हुआ आर्टिकल हमने डिस्कस भी किया था। तो अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना भेजा जा रहा है आपको, जितना कराया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में रुकने वाला है। रीडिंग आर्टिकल तक आपको दिया जाता है, वो रीडिंग आर्टिकल किस लिए है? इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि रीडिंग करना है। देखो रीडिंग आर्टिकल इसलिए ना, जब आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो जो आपकी इंग्लिश है ना वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड ऐसे आएँगे जो आपको पहले से नहीं पता होंगे। जब आप उसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा यार अच्छा इसका ये मतलब होता है, ये तो मैं जानता ही था हिंदी में, बस मुझे इंग्लिश नहीं पता थी। या फिर आपको सिनोनिम्स मिलेंगे, यानी कि एक ही वर्ड के लिए कई सारे वर्ड और मिल जाएँगे कि इस शब्द की जगह हम और क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी डेली बोलचाल की भाषा में भी काम आएँगे। आप आंसर राइटिंग करने जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम का सुन रहा है तो उसके भी काम आएँगे, या फिर आप जैसे हिंदी मीडियम के, तो एक इंग्लिश कंपल्सरी का पेपर होता है, आपको पता ही होगा लैंग्वेज वाला, तो वहाँ पे भी आपके काम आने वाला है। या फिर इससे उससे इसमें लिखना रहता है, ट्रांसलेशन करना रहता है, तो वहाँ पे भी आपके काम आने वाला है। तो रीडिंग आर्टिकल ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। जितना आप लोग को दिया जा रहा है ना, अब वही है कि फ्री में मिल रहा है तो इतनी वैल्यू नहीं है। अब ये 1000-2000 रुपए लेके पढ़ाता तो उल्टा-सीधा भी पढ़ाता ना, तब भी आप इसकी रिस्पेक्ट करते क्योंकि वहाँ पे पैसा लगा है और यहाँ पे वही कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो वो आपको उतना कनेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो जितना भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम पे और जितना आपको आंसर राइटिंग के लिए दिया जाता है, वो करते रहिए, उसको छोड़िए नहीं। आप 2 ही लाइन लिखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 2 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, पर लिखिए ज़रूर यार। अगर एक चीज़ कोई ऐसी जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है, तो आपकी आंसर राइटिंग है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है ना कि आंसर राइटिंग का कितना बड़ा क्या समझ लीजिए कि पूरा का पूरा रोल ही उसी का है। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ है, वही बात की जा रही है कि गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं हमारे, अगर विधानसभा के द्वारा कोई बिल फिर से इनको भेजा जाता है, पुनर्विचार के बाद भेजा जाता है, तो ये उसको रोक नहीं सकते हैं, ये बाध्य हैं उनको पास करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। अब ये कितने ऑप्शन होते हैं राज्यपाल के पास, क्या-क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें अभी हमने हाल ही में डिस्कस की है 1-2 दिन पहले ही। तो उसका कोई मतलब है नहीं कि फिर से मैं आपको वही चीज़ बताऊँ। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ ना कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में बना रहता है, तो उसका एक बार आप A4 साइज़ पे नोट बना लीजिए। बार-बार वही टॉपिक कंप्लीट करने का, वही टॉपिक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बल्कि मेरे लिए तो आसान है, अगर यही फिर से बताना होता तो गवर्नर वाला जो मैंने आपको पढ़ाया कल परसों, परसों मेरे ख्याल से, तो उसी को ला कर के मैं काट के लगा देता। मुझे भी पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा, मैं और कोई काम कर लूँगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि इज़राइल ने लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन घोषित कर दिया है। उसके अलावा ये वाला जो न्यूज़ है ना, वो थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि जहाँ पर भी आपको मैत्री देखने को मिलता है, तो ये मैत्री जनरली हम कहाँ से जोड़ते हैं? इंडिया और बांग्लादेश से जोड़ते हैं। जनरली यही होता है कि जहाँ भी मैत्री देखने को मिलता है, तो बांग्लादेश से जुड़ जाता है। लेकिन अगर आपको पता हो तो अभी हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 डायलॉग चल रहा है। अब 2+2 डायलॉग में 2+2 में कौन-कौन होते हैं? तो यहाँ पे हमारे तरफ से हो जाएँगे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। इसी तरीके से इनके यहाँ पे भी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ये लोग मिलते हैं 2+2 डायलॉग में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है और उसके पहले इंडिया और यूएसए का हुआ था। तो इसी प्रोसेस में, इसी की पृष्ठभूमि में जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए प्रतिनिधि हैं, इन्होंने घोषणा की है मैत्री प्रोजेक्ट की। अब ये क्या है, तो ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे जो हमारे देश के लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। एक तरीके से स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, फेलोशिप प्रोग्राम है, यही चीज़ है। तो आपको याद रखना है कि अगर मैत्री नाम से किसने प्रोजेक्ट शुरू किया है फेलोशिप का, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ना कि बांग्लादेश होगा। जनरली हम लोग बांग्लादेश से ही जोड़ के देखते हैं जब भी मैत्री का नाम देखने को मिलता है। ये एक डॉक्टर थे, सर्जन थे आँख के, ये बद्रीनाथ नाम था इनका। ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है। और ये शंकर नेत्रालय जो थे उसके फाउंडर थे और ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं क्योंकि इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, पद्म विभूषण हो गया। और इनकी मृत्यु पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। तो आपसे कभी-कभी पूछता है ना कि अभी हाल ही में इनकी मृत्यु किस फील्ड से जुड़े थे, या फिर 3-4 ऐसा नाम दे देगा और इधर फील्ड दे देगा और फिर आपसे मैच कराने के लिए कहेगा। तो ये मतलब वनडे एग्ज़ाम हो गया और स्टेट पीसीएस, वहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे। आज जो एक एडिटोरियल आया है, वो पूरे तरीके से पॉलिटिकल एडिटोरियल है, मतलब पूरे तरीके से राजनीतिक है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी है ना, इसमें एक ही चेहरा इम्पोर्टेंट है और वो चेहरा किसका, सभी को पता होगा, मोदी जी का।
इनका कहने का मतलब ये कि जो बीजेपी पार्टी है उसमें मोदी जी की तानाशाही एक तरीके से मोदी जी के नाम पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस आर्टिकल को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए 1% भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जब तक कि आपसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्टली नाम के लेकर ना पूछा जाए, तब तक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे। ना अपने आंसर राइटिंग में, ना इंटरव्यू में। जब तक कि सामने वाला आपसे खुद नहीं कहेगा कि डायरेक्टली इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताओ, तब तक आपको नाम नहीं लेना है। और जैसे आपको वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना भी है, तो आप क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार ने। आप ये नहीं कहेंगे कि मोदी सरकार ने, आप ये कहेंगे वर्तमान सरकार ने। क्योंकि देखो जो मोदी जी हैं, ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, ये पोस्ट है यार। और आज मोदी जी इस पोस्ट पे हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कल का अगर आप ही में से कोई बच्चा वहाँ जाके बैठ जाएगा ना, तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करूँगा और हमारा सारा देश उसकी इज़्ज़त करेगा और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। क्योंकि इंसान बदलता रहेगा, पर ये पोस्ट जो है वो हमारे भारत की पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट है। तो ये एक पोस्ट है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है। इस पर कोई भी बंदा बैठे, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। आप मोदी जी से असहमत हैं, कोई बात नहीं। आप राहुल गांधी से असहमत हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। भाई लोकतांत्रिक देश है, आप असहमति व्यक्त करिए। पर इसका ये मतलब नहीं कि जो गरिमा है पोस्ट की, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट की गरिमा, उसको आप आँच पहुँचाएँ, वो ठीक चीज़ नहीं है। ये आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है? तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, ये आर्टिकल उसी के बारे में बात कर रहा है। अब आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह कि कॉप 28 की मीटिंग होने वाली है। तो जब कॉप 28 की मीटिंग होने वाली है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसके बारे में आर्टिकल हमें देखने को मिल ही जाएँगे। तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ और जलवायु से जुड़ा हुआ बहुत सारा आर्टिकल आपको देखने को मिलने वाला है, भर-भर के देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, चलो फिर भी एक बार बता देता हूँ। कॉप 28 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। कॉप 27 कहाँ पे हुआ था? तो कॉप 27 होता है शर्म अल शेख में, इजिप्ट। इसी को इजिप्ट कहते हैं, इसी को मिस्र भी कहते हैं, वहाँ पे हुआ था। उम्मीद है कि आप लोग को अब तो याद हो गया होगा ना कि कॉप 28 कहाँ होगा, कॉप 27 कहाँ पे होगा। इतना बार मैं बता चुका हूँ कॉप 28। वह चीज़ यहाँ पे बात करें कि कॉप 28 के लिए भारत तैयार हो रहा है, पर हमें ये भी जांचना पड़ेगा कि जो जलवायु परिवर्तन है, इसका देश के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है ये? देश के स्वास्थ्य के साथ इसका कैसा रिलेशन है? क्या इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारत में स्वास्थ्य प्रणालियाँ अपर्याप्त हैं, बुनियादी संरचनाएँ उतनी नहीं है, उतनी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। इसी के नाते जो आबादी है, इसको स्वास्थ्य पर जलवायु जोखिम को प्रभाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है, वो सीधे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे अधिक बीमारियाँ और मृत्यु देखने को मिलती हैं। ये अप्रत्यक्ष तरीकों से पोषण को भी प्रभावित करता है, काम के घंटों को भी प्रभावित करता है और जलवायु परिवर्तित तनाव भी बढ़ाता है। आप कैसे कह सकते हैं ये चीज़ें? तो देखिए, जब जलवायु परिवर्तन होता है, तो जो खाद्य असुरक्षा वो भी खतरे में पड़ती है। अगर किसी को खाना ही नहीं मिल रहा है, किसी को वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, अब वो बाढ़ के नाते प्रभावित है, इधर-उधर भटक रहा है, तो उसको खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा तो पोषण कैसे मिलेगा? वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई कि ये सारी अप्रत्यक्ष लागतें हैं। एक अनुमान से पता चलता है कि यदि वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, तो भारत के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, जो रहने लायक ही नहीं बचेंगे। खास करके ऐसे क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? तो आप खुद सोचो। अगर तापमान में वृद्धि होगी, तो बर्फ पिघलेगा। जब बर्फ पिघलेगा, तो उससे पानी निकलेगा। पानी कहाँ पे जाएगा? समुद्रों में, महासागरों में। उसकी वजह से उनका समुद्र का स्तर बढ़ेगा और जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो जो भी तटीय देश हैं और तटीय राज्य हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये प्रोसेस मैं आपको पूरा कई बार समझा चुका हूँ। कह रहा है कि जो पेरिस समझौता हुआ था, इसमें सारे देशों का क्या टारगेट था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करना है जो तापमान वृद्धि हो रही है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हम असफल रहे हैं और असफल क्यों रहे तो सबको पता है। कोविड-19 आया, कोविड-19 में तो हमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले जलवायु परिवर्तन को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे उत्सर्जन कम हो गया, सारी आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई, तो उत्सर्जन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 का लॉकडाउन खुलता है, सारे देश लगातार अब होड़ में मच जाते हैं और सारे देश आर्थिक उत्पादन जो था उसको लगातार दोगुना करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो जैसे-जैसे आर्थिक उत्पादन बढ़ता है, वैसे-वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ता है, कार्बन का उत्सर्जन भी बढ़ता है, जो कि प्रमुख रूप से जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो सितंबर माह बीता है, वो अब तक का सबसे गर्म सितंबर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात करें कि वर्ष 2023 में रिकॉर्ड इतिहास में सबसे अधिक तापमान और गर्मी की लहरें देखी गई। ग्रह के लिए स्थिति और खराब होने की संभावना है, क्योंकि जलवायु संबंधी आपात स्थितियां, अत्यधिक गर्मी हो गई, चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गई, बढ़ती नियमितता के साथ घटित होने की आशंका है। ये खाद्य सुरक्षा और आजीविका में हस्तक्षेप करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ाएंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से भारत में दोहरा बोझ देखने को मिल रहा है। दोहरा बोझ कैसे? तो एक तो हो गया संचारी रोग और दूसरा हो गया गैर संचारी रोग। अब ये संचारी और गैर संचारी रोग क्या होता है, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। फिर भी संचारी रोग ऐसे होते हैं जो संपर्क में आने से फैलते हैं और गैर संचारी रोग ऐसे होते हैं जो संपर्क में आने से नहीं फैलते। जैसे किसी को बीपी है, तो ऐसा नहीं कि अगर इनको बीपी आप इनसे बात कर रहे थे तो आपको भी बीपी हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। या इनको शुगर है तो आपको भी शुगर, ऐसा नहीं है कि बात करने से हो जाएगा।
वो हमारी अनियमितताओं की वजह से होता है, हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से होता है। पर संचारी रोग जैसे एचआईवी है, अब वो किसी के कॉन्टैक्ट में हम आते हैं तो इससे एचआईवी फैल जाएगा, या फिर कोई ऐसे नूडल्स यूज़ किए गए हैं, नीडल्स यूज़ किए गए हैं, जो किसी और को यूज़ किए गए थे जिनको एचआईवी था, या फिर उनका रक्त हमें चढ़ा दिया गया, यानी कि कॉन्टैक्ट में आने से फैल सकते हैं। ये मच्छरों, रेत मक्खियों, इसी को सैंड फ्लाई कहा जाता है, क्लेनी और अभी तक अज्ञात जैसे वेक्टरों के विकास को सुविधाजनक बना सकता है। ये जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है कि इनके विकास को और सुविधाजनक बना सकता है और उनके जीवन चक्र में बदलाव कर सकता है, जिसके माध्यम से संक्रमण के मौसमी प्रकृति को बदल सकता है। क्योंकि आप देखेंगे जब जलवायु परिवर्तन होगा तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, उससे की वजह से मौसम भी बदलेगा। जब मौसम बदलेगा तो जो कीड़े-मकोड़े गिरते हैं, पड़ते हैं, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो हमारा फसल चक्र है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये उन क्षेत्रों में वेक्टर और रोगजनकों की शुरुआत को भी सुविधाजनक बना सकता है, जहाँ वे पहले मौजूद ही नहीं थे। जैसे कि हिमालयी राज्यों में मच्छर, यानी ऐसे इसकी जलवायु परिवर्तन की वजह से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पे फिर से हमें मच्छर देखने को मिल सकता है, रेत मक्खियाँ देखने को मिल सकती है। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे पहले ये सारे रोग फैलाने वाले वेक्टर थे ही नहीं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से वहाँ पे ये उत्पन्न हो सकते हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि गर्मी रोगजनकों की उग्रता को भी बदल देती है। रोगजनक कौन है? जिसकी वजह से हमें रोग होता है, बीमारी होती है। भोजन और पानी की कम उपलब्धता और भोजन के पोषण मूल्य में कमी से बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। महामारी आमतौर पर बाढ़ के बाद होती है, लेकिन लंबे समय तक गर्म रहने से पानी और खाद्य जनित रोगजनकों और बीमारियों के प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो गैर संचारी रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और जो मेंटल इम्पैक्ट है, जो मेंटल हेल्थ है हमारी, उसके ऊपर जलवायु परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर लोग उतना बातें नहीं कर रहे हैं। खास करके भारत में तो ये प्रबंधन और भी खराब है। कहा जा रहा है कि जो गर्मी होती है, अत्यधिक गर्मी होने के नाते और शारीरिक परिश्रम करने के नाते और निर्जलीकरण यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाना, इसके नाते किडनी की चोटों का कारण बन सकते हैं ये सारी चीज़ें, और भारत में अनियंत्रित मधुमेह के कारण बढ़ रही हैं सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। और ये मज़दूरों के लिए होगा, क्योंकि शारीरिक परिश्रम कौन करता है? ज़ाहिर-सी बात है, सबसे ज़्यादा शारीरिक परिश्रम लेबर ही करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। वायु प्रदूषण की बढ़ती और विस्तारित घटनाओं से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी बीमारियां और बढ़ जाती हैं। गर्मी की लहर के दौरान फुफ्फुसीय रोग से मरने का जोखिम 1.8 से लेकर के 8.2% तक बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म आई है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऐसी को बीमारी कह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारे सांस लेने का पूरा तंत्र होता है, जो हमारी सांस लेने की प्रणाली है, उसी के बारे में बात की जा रही है। वो लगातार सिकुड़ता जाता है, पतला होता जाता है, और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार दमा जैसी, अस्थमा जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, या फिर प्रदूषण के नाते या किसी और अन्य कारण के नाते हमें जब वो पूरा सांस लेने का जो सिस्टम है, मुंह से लेकर के और पूरा फेफड़े तक का, उसके बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा कहा है कि 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान में प्रत्येक 1% वृद्धि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की दर 8% बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई क्षेत्र है, यहाँ पे मान लीजिए 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, अब जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान हुआ, तो यहाँ पे लोगों के हॉस्पिटल में भर्ती होने की दर कितना बढ़ जाएगी? 8% बढ़ जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम क्षेत्र हमारे यहाँ, खास करके उत्तर भारत में मैक्सिमम क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ पे तापमान मेरे ख्याल से तो 35 के नीचे शायद ही कहीं रहता होगा। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 39-40 पहुँच जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे गर्मियों में 37-38 आराम से पहुँच जाता है। मौसम की स्थिति में बदलाव से उत्पन्न तनाव से बढ़ने वाला अवसाद और अभिघातज के बाद तनाव का विकार हमेशा जलवायु आपातकाल के साथ आते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से, जलवायु आपात की वजह से लोग डिप्रेस्ड भी फील करते हैं। अब सिंपल सी बात है, कहीं पे बाढ़ आई, वो लोग पूरा का पूरा घर उनका बह गया। जाहिर सी बात है, क्यों किसकी वजह से हुआ? जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ। सिंपल सी बात है कि उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। भाई किसी का घर था, वो उसने 10 साल में बनाया, 20 साल में बनाया, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी, और उसको फिर एक झटके में उसका घर तबाह हो गया। उसकी फैमिली खत्म हो गई सारी के सारे, उसके रिश्तेदार सारे के सारे खत्म हो गए, उसके जो भी गाय-गोरू थे वो सब के सब खत्म हो गए। तो सिंपल सी बात है कि हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर तो इम्पैक्ट डालेगा ही। इन्हें भारत में शायद ही कभी मान्यता दी जाती है और बहुत ही कम संबोधित किया जाता है। इनके ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है भारत में, ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। भारत में अनियोजित तरीके से तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है, और जब शहरीकरण हो रहा है, अनियोजित तरीके से हो रहा है, तो उसकी भी दिक्कत देखने को मिल रही है। कहीं पे नाली में पानी नहीं बह रहा है, तो उसकी वजह से प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है, गंध देखने को मिल रहा है, उसका भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहीं पे सड़कें पतली बनाई गई हैं, कहीं पे सड़कें हैं तो वहाँ पे लोग लगातार पार्किंग कर रहे हैं, और जब पार्किंग कर देते हैं तो सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। कहीं पे पता चला यहाँ पे आग लगी है। अब ये जो सड़क इनके पास आ रही है, यहाँ पे पार्किंग इतनी ज़्यादा है कि फायर सर्विसेज यहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है कई बार। उसके अलावा कहा जाए कि शहरी क्षेत्र जो है, ये शहरी हरियाली और खुले स्थानों से प्रभावित नहीं है, यानी कि यहाँ पे हरियाली कम देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ पे पार्क वगैरह हो गए, तो हर जगह पार्क वगैरह देखने को नहीं मिलते जहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर सकें, योगा कर सकें, ऐसी चीज़ें कर सकें। और यहाँ पे एक टर्म यूज किया है कि शहरी तापद्वीप प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को सहन करते हैं। तापद्वीप, या इसी को हीट आइलैंड भी कहा जाता है, उष्मा द्वीप भी कहा जाता है। तो ये क्या टर्म है? ये ज्योग्राफिक एक टर्म है, आपने पढ़ी भी होगी। तो देखिए होता क्या है कि जो शहर है ना, ये मान लीजिए शहर हो गया कोई ए नाम का,
इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हो गए, तो इनसे अधिक गर्म हो जाता है ये शहर, तो इसी को ऊष्मद्वीप कहा जाता है, तापद्वीप कहा जाता है। क्योंकि जो शहर होते हैं यहाँ पे आप देखें कंक्रीट का प्रयोग करके रोड बनाया जा रहा है, डामर का प्रयोग करके रोड बनाया जा रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा रोशनी ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो होती है सूर्य की उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और इसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है और सामान्यतः रातों का तापमान भी यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है और इसी को ऊष्मद्वीप प्रभाव कहा जाता है। ये ज्योग्राफी के एक टर्म है, छोटा सा टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन कमजोर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली पर और दबाव डालता है, जो पहले से ही वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव झेल रही है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इतने समय तो दिल्ली और मुंबई दो क्षेत्र ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा। और क्लाउड सेडिंग जैसी चीजें वहाँ पे की जा रही है। क्लाउड सेडिंग के बारे में हम लोग एक अलग आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लो, कुछ छूटने नहीं दूंगा। मैंने कहा ना कि कुछ छूटेगा नहीं, हो सकता है कि आज के बजाय 4 दिन बाद मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि उधर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, तो इस नाते कुछ आर्टिकल रुके हुए थे क्लाउड सेडिंग के। इसके बारे में हम बात करेंगे एक अलग से वीडियो में। शहरी नियोजन जो शारीरिक गतिविधि को हतोत्साहित करता है और काम से संबंधित और सांस्कृतिक तनाव को भी झेलता है। शमन के प्रयास उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्गों को समझने से शुरू होते हैं जिनके द्वारा जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और बोझ का आकलन करता है। वर्तमान में इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को संशोधित नहीं किया गया है। इनका ये कहना है कि जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगर हमें काम करना है तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे इंपैक्ट डालता है, उसका आधार क्या है, किस बेस पे इंपैक्ट डाल रहा है और कहाँ पे कितना इंपैक्ट डाल रहा है। चूंकि प्रभाव सामाजिक आर्थिक स्थितियों से बढ़ जाता है, इसलिए सामाजिक समर्थन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सिस्टम स्थापित करने से प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन बेहतर शहरी नियोजन हो गया, हरित आवरण हो गया, जल संरक्षण हो गया और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अपस्ट्रीम हस्तक्षेपों से लाभ बहुत बड़ा होगा, न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि स्वास्थ्य से के कई निर्धारकों के लिए। इनका यह कहना है कि जो शहरी नियोजन है इसको ठीक तरीके से किया जाए, अनियंत्रित तरीके से शहरों का विकास ना किया जाए। और जहाँ पे भी शहर है, जैसे मान लीजिए कोई एक सोसाइटी है, तो यहाँ पे पार्किंग सुविधा भी दी जाए, गाड़ियों को पार्क करने के लिए। दूसरा, जो पार्क होते हैं हमारे एक्सरसाइज के लिए, योगा करने के लिए, वो भी बनाया जाए, उससे प्रदूषण को भी कम कराया जाए। और जो हरित आवरण है, पेड़ पौधे लगाना, उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। आप लोग हाईवे पे जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पे ये इस तरीके से, मान लीजिए ये रोड हो गई और बीच में पतली सी पट्टी रहती है, इस तरफ भी रोड रहती है ना। तो यहाँ पे छोटा छोटा करके पेड़ पौधे लगाया जाता है, फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। वो खास करके आप देखेंगे उसमें पानी भी डाला जाता है कई बार, ताकि वो हरे भरे रहे, नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। उसके अलावा बात करें कि हर स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है। अगर हम इन चीज़ों से निपटना चाहते हैं, जलवायु परिवर्तन से जो भी हमारे ऊपर जोखिम आने वाला है, जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आने वाली हैं, अगर उससे हमें निपटना है ना, तो हमें बहुत सारे स्तर पर एक साथ काम करना होगा, हर स्तर पर काम करना होगा। जैसे कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के रास्ते और उनका प्रभाव हस्तक्षेप के उचित क्षेत्र का निर्धारण करेगा। इसे प्राप्त करने के लिए भारत को जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को एक ऐसी समस्या के रूप में पहचानना होगा जिसका समाधान किया जा सकता है और इसकी आवश्यकता भी है। इस क्षेत्र में काम करने वाले शोधकर्ताओं को कार्रवाई के लिए नीतिगत विकल्पों के साथ आने की जरूरत है। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों को अनुसंधान द्वारा उत्पन्न नीति विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लेना होगा। केवल जब समस्या समाधान, नीति विकल्प और राजनीतिक निर्णय लेने की तीन धाराएं एक साथ आती हैं, तभी सार्थक परिवर्तन होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर यथास्थिति में बदलाव की उम्मीद करने से पहले यह जांचना सार्थक होगा कि क्या ये आवश्यक शर्तें पूरी की गई हैं। तो ये बात करें कि अगर हमें निपटना है जलवायु परिवर्तन से, अगर उसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर, लोगों के ऊपर, तो उससे अगर हमें निपटना है तो इन सारे क्षेत्रों पर काम करना होगा और इन तीन चीज़ को एक साथ लेकर के चलना होगा। और जो भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे समझना पड़ेगा कि आंकड़े कैसे हैं, डेटा क्या कह रहा है और हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे इस आर्टिकल में। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं यूनेप द्वारा जारी एक रिपोर्ट के बारे में। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट। इसी को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। इसी के बारे में इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया गया है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। इस रिपोर्ट का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस साल अब तक 86 दिन पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा को पार कर चुके हैं। 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए, उसमें हमने क्या टारगेट रखा था कि जो वैश्विक तापमान वृद्धि दर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक के रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अब तक इस साल 2023 में 86 दिन ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुकी है, क्योंकि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2022 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देशों की वर्तमान जलवायु नीतियों के साथ सदी के अंत तक दुनिया कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगी। और हमारा टारगेट कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस है, ये पेरिस समझौता ने कहा था। लेकिन अगर इसी स्तर से हम बढ़ते रहे, इसी तरीके से हम बढ़ते रहे, तो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि देखने को मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक प्रकाशन रिपोर्ट उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया ने कुल मिलाकर 2022 में 57.4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.2% की वृद्धि और 2019 में हासिल किए गए पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। देखिए 2019 को क्यों रखा गया, क्योंकि कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। आर्थिक गतिविधियां जब ठप हो गई तो उत्सर्जन बहुत कम हो गया। तो उसके पहले जो टाइम 2019 में उसमें कितना उत्सर्जन होता है, उसी को यहाँ पे बेस रखा गया कि कैसे क्या किया गया था 2019 में और उसकी तुलना में 2022-23 में क्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए जहाँ पर भी पर्यावरण का क्षेत्र आ जाए, महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा आ जाए और जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनसे संबंधित कोई मुद्दा आ जाए, इस तरीके से कोई जैसे हमारे समाज के वंचित समुदाय है, जनजाति हो गई, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, उनसे संबंधित कोई मुद्दा आता है, कोई आर्टिकल आता है, तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, और अगर नहीं सॉल्व किया आपने अभी तक तो सॉल्व करना शुरू करिए। सिलेबस देखिए और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होता है तो होता है। आपको यकीन ना हो मेरी बात पे तो जाइए पीवाईक्यू पलटिए, आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा। शायद ही कोई ऐसा साल बीता होगा जहाँ पे आपको महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा देखने को ना मिला हो आपके क्वेश्चन पेपर में, और पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा देखने को ना मिला हो, टेक्नोलॉजी में जैसे रोबोट हो गया, एआई हो गया, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा देखने को ना मिला हो। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगातार चर्चा में बनी हुई लंबे समय से, जैसे एआई है। तो अब अगर एआई के बारे में आपसे सवाल पूछता है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भाई एआई के बारे में कैसे पूछ लिया, लगातार वो चर्चा में बना हुआ है। पर्यावरण के बारे में पूछता है तब भी आपको आपको अचंभित नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि लगातार ये भी चर्चा में बना हुआ है। तो इस तरीके के जो टॉपिक है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आर्थिक गतिविधियों को अचानक झटका लगने के कारण, कोविड महामारी के कारण 2020 में वैश्विक उत्सर्जन में गिरावट आई थी, लेकिन 2021 का उत्सर्जन लगभग 2019 के स्तर पर वापस आ गया था। यानी जो कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगा तो 2020 में जो उत्सर्जन थे उसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन 2021 में जैसे-जैसे थोड़ी-थोड़ी ढील दी गई तो वो भी लगभग 2019 के स्तर के आसपास आ गया था उत्सर्जन। दुनिया के 2 सबसे बड़े उत्सर्जक कौन-कौन से हो सकते हैं? तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, चाइना और यूएसए हो सकते हैं। इनका उत्सर्जन भी 2022 में बढ़ गया था और साथ ही हमारे देश का भी उत्सर्जन बढ़ गया था और हम दुनिया के स्तर पर तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक हैं। उत्सर्जक इन द सेंस कि जो ग्लोबल वार्मिंग में हम योगदान दे रहे हैं, जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसके बारे में बात की जा रही है। यूरोपीय संघ, रूस और ब्राज़ील में उत्सर्जन में थोड़ी कमी देखी गई थी, इस रिपोर्ट ने ये बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भले ही देशों द्वारा किए गए वर्तमान वादों के अनुसार सभी जलवायु कार्रवाइयां उच्चतम महत्वाकांक्षा के साथ की गई हों, फिर भी 2030 में वैश्विक उत्सर्जन कम से कम 19 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा, जो वैश्विक स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से अधिक होगा। पूर्व औद्योगिक काल ये क्या है, तो 1850 से लेकर के 1900 अवधि को, इसी को हम लोग बेस लाइन मान रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान वृद्धि होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। तो ये किस बेस पर, कहाँ से, तो ये 1850 से लेकर के 1900 की अवधि जो थी, तब जो तापमान था दुनिया का ना, उसी को हम लोग बेस लाइन मान रहे हैं। तो ये याद रखिएगा जब भी पूर्व औद्योगिक काल की बात करेगा या फिर बेस लाइन के बारे में बात करेगा तो ये 1850 से लेकर के 1900 अवधि को ही माना जाता है। तो पूर्व औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर तापमान में वृद्धि, इस अंतर को पूरा करने के लिए वैश्विक उत्सर्जन में 2024 से हर साल कम से कम 8.7% की गिरावट 2022 में हुई 1.2% वृद्धि के बजाय की आवश्यकता होगी। यानी कि जो 2022 में 1.2% कमी देखने को मिली थी, सॉरी वृद्धि देखने को मिली थी, उसके अलावा हमें और क्या काम करना पड़ेगा, जो 2024 है यहाँ से लेकर के हर साल प्रत्येक वर्ष कम से कम 8.7% कटौती करनी पड़ेगी कार्बन उत्सर्जन में, तब जाकर के जो हमारे जलवायु परिवर्तन का लक्ष्य है उसको हासिल करने में थोड़ा बहुत हम उसके आसपास पहुंच पाएंगे। जलवायु पर शीघ्र कार्रवाई करने में दुनिया की विफलता ने इसे ऐसी स्थिति में ला दिया जहां 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करना बेहद मुश्किल लग रहा है, और बल्कि कई सारी रिपोर्ट तो ऐसे आ चुकी है जिन्होंने ये कह दिया कि अब आप कुछ भी कर लो, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उत्सर्जन कर दिया कि अब उसको पलटना इम्पॉसिबल सा हो गया है। यहाँ तक कि कोविड-19 व्यवधान के परिणाम स्वरूप 2019 और 2020 के बीच उत्सर्जन में केवल 4.7% की गिरावट आई थी। जब कोविड-19 था तब भी गिरावट कितनी देखने को मिली थी, 4.7% की, और हमें आवश्यकता कितनी है, तो अब हमें आवश्यकता पड़ रही है 8.7% मिनिमम इसकी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। मिनिमम इतना कम होना चाहिए कार्बन उत्सर्जन, तब जाकर के कोई बात बनेगी। बड़े उत्सर्जन कटौती की कमी का मतलब है कि अब से 2030 तक आवश्यक उत्सर्जन कटौती में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2030 में 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे के मार्ग के अनुरूप उत्सर्जन स्तर तक पहुंचने के लिए प्रति वर्ष आवश्यक कटौती अब 2024 से 5.3% है। यानी कि अगर 2030 तक हमें जो पूर्व औद्योगिक काल है, कब से कब तक, 1850 से लेकर के 1900 तक, जितना तापमान यहाँ पे था, अगर इसमें 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि ना हो, इसको 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से रोकना है तापमान को, वैश्विक तापमान को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2024 से लेकर के हर साल कम से कम 5.3% की कार्बन उत्सर्जन की कटौती करनी पड़ेगी। और अगर यही हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को रोकना है, तापमान वृद्धि को रोकना है, तो हमें कितना कटौती करनी पड़ेगी, तो औसतन प्रतिवर्ष 8.7% की कटौती करनी पड़ेगी। और हम कटौती क्यों कर रहे हैं, तो वही जलवायु परिवर्तन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
और जब भी आपको ये कहना है कि वैश्विक तापमान को रोकना है, तो ये जो आधार लिया जाता है यहाँ पे, तो वही 1850 से लेकर के 1900 का जो काल है, इसी को पूर्व औद्योगिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसी के बाद से लेकर के औद्योगिकरण होना शुरू हुआ था और तब बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होने लग गया था कार्बन का। तो वही चीज़ यहाँ पे, ये बेस लाइन 1850 से लेकर के 1900, और जो पेरिस समझौता हुआ था उसने यही कहा था। पेरिस समझौते का टारगेट क्या है? तो पेरिस समझौते का टारगेट ये है कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर है, यानी कि 1850 से लेकर के 1900 की जो अवधि है, जितना तापमान इस समय था दुनिया में, उससे 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए और इसको कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लाना है। ये 2015 में हुए पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य है। निष्क्रियता के प्रभाव पहले से स्पष्ट है। वर्ष 2023 तक अब तक का सबसे गर्म महीना बनकर उभरने के लिए तैयार है, जिसने 2016 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यानी कि 2023 जो है सबसे गर्म साल देखने को मिला है, सबसे गर्म महीना देखने को मिला है, यानी तापमान सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिल रहा है। इसके पहले रिकॉर्ड किसका नाम था? तो 2016 के नाम था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। साल के लगभग हर महीने ने कोई ना कोई तापमान रिकॉर्ड बनाया है। सितंबर अब तक का सबसे गर्म महीना बनकर उभरा है और इससे रिलेटेड आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। वहाँ पे कई सारे ग्राफ भी मैंने आपको दिखाए थे और कई सारे सालों की तुलना करके भी दिखाई थी। वही चीज़ आपको याद नहीं आ रहा होगा, तब मैंने रिवीजन का क्लास भी नहीं शुरू किया था, वो जो एमसीक्यू हमने शुरू किया है, तब आपको याद कहाँ से आएगा। पर देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कोई रिपोर्ट आ रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई है, तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट तो होगी। इस साल 86 मौकों पर दैनिक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक समय के औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यू में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक आकलन के अनुसार अगले 4 वर्षों में से किसी एक वर्ष में वार्षिक औसत के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को भी पार करना लगभग तय है। और ये 2000 पेरिस समझौता का क्या टारगेट था, वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई इस पॉइंट में, जो कि मैंने आपको बता दी है। ये सब कुछ वन लाइनर न्यूज़ है जो आपके वनडे एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करिए भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक उत्प्रेरक क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ पे? तो नई दिल्ली में हुई है। इसी तरीके से भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, अब देखिए वहां से 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहले तो कि वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच है, तो इंडिया और यूएस से हो गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो मेघालय में किया जा रहा है। मेघालय में कहाँ है? तो उमरोई में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका संस्करण कौन सा है? तो इसका 14वां संस्करण है, आप देख भी सकते हैं। आप इसको पीडीएफ में जूम करेंगे ना, तो बहुत सारी डिटेल्स आपको और देखने को मिलेगी। इसके पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था? इसको शुरू कब किया गया था? 2010 में शुरू किया गया था। 13वां जो था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हिमाचल प्रदेश बकलो में हुआ था। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ना। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है, जो परषोत्तम रुपाला जी हैं, केंद्रीय पशुपालन मंत्री हमारे, इन्होंने विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में, कहाँ पे? तो अहमदाबाद गुजरात में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन किया है। तो आपसे सिंपल ही पूछ लेगा कि जो वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 दिसंबर को मुंबई में होने वाले साड़े वाकथॉन में भाग लेने के लिए ई पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं सिंपली कि जो साड़े वाकथॉन है, ये 2023 वाली कहाँ पे आयोजित की जा रही है? 10 दिसंबर को ये मुंबई में आयोजित की जाएगी। ये कतई शायद ही कोई पूछे, बहुत मतलब कह सकते हैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति और जनजाति के खिलाफ अस्पृश्यता और अत्याचार के अपराधों को रोकने के तरीकों और उपायों के लिए प्रभावी समन्वय हेतु गठित समिति की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है, भारत मंडपम में किया गया है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? तो जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनके ऊपर जो भी अत्याचार होता है, जैसे आपने देखा था कि अभी एक घटना आई थी, जो आदिवासी समुदाय थे, उनके ऊपर एक कोई थे, शायद पता नहीं सांसद थे या कुछ थे, वो भी नेता थे, उन्होंने पेशाब कर दिया था उनके ऊपर। तो इस तरीके की जो घटना होती है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जाती है, उससे निपटने के लिए उपाय बताए जाते हैं। मतलब ये सारी बहुत गलत चीज़ें हैं। अगर आदिवासी हैं तो क्या हुआ यार, इंसान ही है, आप ऐसे हरकतें मत करिए, उनकी मानवीय गरिमा को ठेस मत पहुँचाइए। ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। ये राष्ट्रपति जी का जो गाँव है ना, वहाँ पे रेलवे स्टेशन शुरू किए गए, ट्रेनें शुरू की गई हैं, सॉरी, नई ट्रेनें शुरू की गई हैं, रेलवे स्टेशन बोल रहा हूँ। रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन किया जा रहा है, उसको पुनरुद्धार किया जा रहा है और यहाँ पे नई ट्रेनें शुरू की गई हैं, तो उस चीज़ को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, पर क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जी हैं, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता किया, किसके लिए? तो जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? तो एक ही चीज़ का कई बार प्रयोग करना। जैसे कोई मान लीजिए आप एक थैला लेकर के आते हैं, उसका प्रयोग तो आप सामान ढोने में कर रहे हैं, उसी का प्रयोग कहीं और कर रहे हैं, उसका डाई क्राफ्ट बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से एक ही वस्तु का कई जगह पे इस्तेमाल कर लेना, वही सर्कुलर इकोनॉमी है। अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है? तो बात की जा रही है कि इकोनॉमी स्टार्टअप को मदद के लिए रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, ये एक नया एक्सेलरेटर प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो आपसे सीधा-सीधा पूछेगा कि रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पे जो पंजाब में सतलुज नदी है, उसके क्षेत्रों में, उसके आसपास टैंटलम नामक धातु की खोज की गई और ये रेयर मेटल है, रेयर धातु है, दुर्लभ धातु है, इस नाते ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने
पंजाब में सतलज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की उपस्थिति पाई है। और ये जो खोज कर रहे थे संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग थे, और उनके प्रोफेसर का क्या नाम, तो डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन, इन्हीं की अध्यक्षता में ये टीम गठित की गई थी जिन्होंने ये रिसर्च किया, जिन्होंने ये खोजा है। विशेषज्ञों के अनुसार टेंटलम की उपस्थिति न केवल पंजाब बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस धातु का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालकों में उपयोग किया जाता है। तो आपसे सिंपली वन डे एग्जाम में पूछेगा कि अभी कहाँ पे इसकी खोज हुई है। बाकी यूपीएससी अगर आपसे पूछेगा तो इसके उपयोग के बारे में पूछेगा, इससे संबंधित चिंताओं के बारे में पूछेगा, ये सारी चीज़ें, और इसका फायदा क्या हो सकता है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पूछेगा। टेंटलम क्या है? तो टेंटलम एक दुर्लभ धातु है, रेयर मेटल है, यानी कि जो आसानी से नहीं मिलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना, तो 73 है। यह ग्रे, भारी और बहुत कठोर है। आप यहाँ पे कलर भी देख सकते हैं, सिल्वर टाइप में कुछ दिख रहा है तो उसकी ग्रे कलर है, और वो बहुत ही शुद्ध, जो आपको दिखाएगा ना, एकदम शुद्ध रूप में दिखाएगा ये फॉर्मेट। इसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है, तो आज उपयोग में आने वाली सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं में से एक। संक्षारण क्या होता है, तो आप देखें जैसे कोई लोहे का दरवाजा लगा रहता है तो धीरे धीरे करके वो जंग लग जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। इसी तरीके से कई चीज़ों में होता है, तो संक्षारण को रोकने के लिए काम आता है। इसमें उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर यह एक ऑक्साइड परत बनाता है, जिसे हटाना बेहद मुश्किल होता है, भले यह मजबूत और गर्म एसिड वातावरण के साथ संपर्क करता हो। यानी कितना भी गर्म वातावरण हो, कितने थोड़ी सी मजबूत एसिड भी डाला जाएगा तब भी इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, संक्षारण से रोकेगा। शुद्ध होने पर टेंटलम लचीला होता है। जैसे आप देखेंगे जब गोल्ड जो होता है हमारा 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो जब शुद्ध होता है, 24 कैरेट को शुद्ध माना जाता है, तब ये भी लचीला होता है, ये कठोर नहीं होता है। इसी नाते जो भी हमारे सोने के जेवर बनाए जाते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि धूप थोड़ा सा तेज पड़े, गर्मी थोड़ी सी तेज पड़े और वो सोना पिघल करके आपके गले से कुछ और ही बन जाए। इस नाते उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई जाती है। जबकि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो बहुत शुद्ध होता है, वो भी लचीला होता है इसी के तरीके से, जिसका अर्थ है कि इसे बिना टूटे पतले तार या धागे में खींचा जा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार यह 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रासायनिक हमले के प्रति लगभग पूरी तरह से प्रतिरक्षित है। यानी कि अगर 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान है और इस पर कोई रासायनिक हमला हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई वायरस वायरस के द्वारा हमला किया जा रहा है, तो उसमें आ जाएगा जैविक हमले में, जैसे एसिड वगैरह हो गया या क्षार के द्वारा कोई हमला किया जाता है। अब पठान मूवी आई थिंक उसमें थी ना, जैविक हमला दिखाया गया था, वो जो जिम बनाता है इससे प्रतिरक्षित कर सकता है, इसके खिलाफ ये खड़ा हो सकता है, प्रतिरक्षा में प्रोवाइड करवा सकता है। और केवल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोराइड आयन युक्त अम्लीय समाधान और मुक्त सल्फर ट्राई ऑक्साइड द्वारा हमला किया जाता है। यानी इन्हीं 3-4 के द्वारा सिर्फ ये भेद है, नहीं तो अन्य सभी के सामने ये खड़ा हो जाएगा, ढाल बन करके खड़ा हो जाएगा। विशेष रूप से टेंटलम का गलनांक भी अत्यधिक उच्च देखने को मिलता है, जो केवल टंगस्टन और रेनियम से अधिक होता है। इसकी पहली बार खोज कब हुई थी, तो टेंटलम की खोज स्वीडिश रसायनक एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने 1802 में ईएटरबी स्वीडन से प्राप्त खनिजों में की थी। प्रारंभ में ये सोचा गया था कि एकेनबर्ग ने नायोबियम का केवल एक अलग रूप पाया है, यानी पहले इसको टेंटलम के नाम में नहीं जाना जाता था, टेंटलम के रूप में नहीं जाना जाता है, एक तत्व जो रासायनिक रूप से टेंटलम के समान है। अमेरिकी एजेंसी ने कहा यह मुद्दा अंततः 1866 में सुलझाया गया, जब एक स्विस रसायनक और जीन चार्ल्स गैलिसार्ड डी मैरिग्नैक, अगर नाम पढ़ने में कुछ गलती हो तो एक बार आप लोग पीडीएफ से देख लेना, पीपीटी से देख लेना, क्योंकि नाम इतना टफ होता है इन लोग का। इन्होंने साबित किया कि टेंटलम और नायोबियम दो अलग-अलग तत्व हैं। तो इन्होंने पहली बार साबित किया था कि जो नायोबियम है और टेंटलम है, ये दो अलग-अलग तत्व देखने को मिलते हैं। खोज पहली बार किसने की थी, तो इन्होंने स्वीडिश रसायनक थे, कौन, एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग। रसायनक मतलब केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे होंगे, केमिस्ट थे ये। टेंटलम का नाम कैसे पड़ा, तो भारत ये एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पे देवी देवताओं के नाम पे नाम रखे जा रहे हैं किसी चीज़ के, और भी ऐसे देश हैं। इस दुर्लभ धातु का नाम ग्रीक पौराणिक व्यक्ति टैंटलस के नाम पर रखा गया है, जो अनातोलिया में माउंट सिपाइलस के ऊपर एक शहर का अमीर लेकिन दुष्ट राजा था। तो अमीर राजा था लेकिन दुष्ट था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। उसका क्या नाम था राजा का, टैंटलस। टैंटलस टैंटलस को ज्यूस से मिली भयानक सजा के लिए जाना जाता है। जब टैंटलस ने देवताओं के साथ एक दावत में अपने बेटों को परोसने की पेशकश की थी, भाई साहब इतना दुष्ट कि अपने बेटों की देवताओं की दावत में परोसने चला था, राजा को पाताल लोक में निर्वासित कर देगा। जब देवता ये आदेश देते ना तब ये आज्ञाकारी कहलाता, पर देवता ने आदेश नहीं दिया था, देवताओं को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे थे टैंटलस ने, इस नाते इनको दुष्ट कहा गया। राजा को पाताल लोक में निर्वासित कर दिया गया, जहां वह हमेशा पानी के एक तालाब में खड़ा रहा, जिसके सिर पर ताजे फलों के गुच्छे लटके हुए थे। जब भी उसने पानी पीने की कोशिश की तो पानी कम हो गया, जब भी वह फल तोड़ने की कोशिश करता शाखाएं पीछे को झुक जाती। यह नाम एसिड में टैंटलम की अघुलनशीलता के कारण चुना गया था। इस प्रकार जब इसे एसिड के बीच में रखा जाता है तो यह उनमें से किसी को भी ग्रहण करने में असमर्थ होता है। यानी कि अगर इसको एसिड के बीच में रखा जाता है टेंटलम को, तो भाई साहब ये किसी से बात ही नहीं करता, कहता ना जाओ यार तुम लोग मेरे लेवल के नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, चलो चलो हटो, साइड हटो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से इसका उपयोग कहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो एक, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा कैपेसिटर बनाए जाते हैं। कैपेसिटर का अगर आसान रूप देखना है तो आपके फैन पे
एक छोटा-सा सफ़ेद कलर का इस तरीके से लगा रहता होगा और ज़रूरी नहीं सफ़ेद कलर का ही हो और हो सकता है किसी भी कलर का हो, जनरली वो सफ़ेद कलर का ही होता है और जब कई बार हमारा फ़ैन तेज़ नहीं चलता तो हम उसको बदलवा देते हैं, है ना? तो उससे फिर स्पीड बढ़ जाती है, वही कैपेसिटर का छोटा-सा रूप है मतलब कैपेसिटर वही है। टेंटलम से बने कैपेसिटर किसी भी अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में बिना अधिक रिसाव के छोटे आकार में अधिक बिजली संग्रहित करने में सक्षम होते हैं। जब अधिक बिजली संग्रहित करेगा, इसके पास अधिक ऊर्जा आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका फ़ैन अपने आप तेज़ चलेगा या किसी भी चीज़ में जिसमें इसका उपयोग किया जाएगा, तो और अच्छे से काम करेगी। यह उन्हें स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। चूँकि टैंटलम का गलनांक उच्च होता है, इसलिए इसे अक्सर प्लैटिनम के विकल्प के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट बन जाएगा आपसे। दुर्लभ धातु का उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाज़ों और मिसाइलों के लिए घटक बनाने के लिए भी किया जाता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार टैंटलम शारीरिक तरल तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है और इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण बनाने के लिए भी किया जाता है। कृत्रिम जोड़ मतलब जैसे आप देखेंगे कई बार घुटने को जोड़ने के लिए, कई बार हाथ टूट गया उसको जोड़ने के लिए। तो जो भी यहाँ पे कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से होता है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं जुड़ता है, उसके लिए जो उपकरण बनाए जाते हैं सर्जिकल उपकरण यानी कि इसका मेडिकल क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है। आपको अगर याद हो तो अभी 2023 में पूछा गया था कि जो एआई है इसका मेडिकल क्षेत्र में क्या उपयोग है और इससे संभावित क्या चिंताएँ हैं? तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कहा गया है टैंटलम कार्बाइड, टीएसी और ग्रेफाइट से बना एक मिश्रण ज्ञात सबसे कठोर सामग्रियों में से एक है और इसका उपयोग हाई स्पीड मशीन टूल्स के किनारों पर किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बिल्कुल भी उठने की हालत में नहीं था। यही वजह थी कि कल वीडियो भी लेट हुई थी और कल और भी सारी दिक्कत देखने मिली थी तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और वो जो बेवकूफ़ी मैंने की थी, जो गलती मैंने की थी, उम्मीद है कि आप लोग वो मत करिएगा। अगर आपकी तबीयत ख़राब है ना, तो आप 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ते रेस्ट करो यार। और किसी भी हालत में भूल के भी दवा मत छोड़ना भैया, दवा नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था ना कि देखता हूँ दवा खाने की वज़ह से तो नींद नहीं आ रही है और जब एक दिन दवा छोड़ दिया, तो नींद तो सही हो गई मेरी, 5 घंटे पे आ गई। पर वो जो दिक्कत देखने को मिली ना यार और उन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिंग फ़ेज़ था, वो ये था कि मेरी माताजी बहुत परेशान हुई मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुई। वो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वज़ह से, मेरी बेवकूफ़ी की वज़ह से, मेरी गलती की वज़ह से मेरी माताजी इतना परेशान हो रही हैं। उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो कितना परेशान थी, लगातार 1 घंटे तक रात में बैठ के मेरा सर दबा रही हैं, कभी-कभी पैर दबा रही हैं, "बाबू ठीक हो, बाबू ठीक हो।" इस तरीके से। अच्छा माँ लोग ऐसी होती नहीं, कुछ भी हो जाए, मतलब बच्चा कितना भी अच्छा हो या खराब हो, कुछ भी कर ले बच्चा, पर माँ हमेशा उसकी फ़िक्र करती है। बच्चा कैसे भी जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चा कैसे भी उनसे पेश आए, पर माँ-बाप जब तक उनकी जान में जान है, तब तक वो बच्चे के लिए फ़िक्र करते रहते हैं, हमेशा अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यार वो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वज़ह से मेरी पूरी फ़ैमिली परेशान हो गई और मुझे बेड पे आना पड़ा। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कितना मरीज़ हो गया हूँ, कितना ज़्यादा बड़ा मरीज़ हो गया हूँ और बेड पे ही पड़ा हूँ, यहीं पे दवा मिल रही है, यहीं पे खाना मिल रहा है। तो बहुत बुरा लग रहा था। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि मेरे लिए आप सहानुभूति जताइए। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ें मत करिएगा। कहा जा चाणक्य जी ने कहा भी है ना कि दूसरों की गलतियों से सीखिए। अपनी गलती से सीखेंगे तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। तो मैंने जो गलती की थी मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। आप सबके सपोर्ट बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएँ आती हैं तो उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।